हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडीज सेंटर। तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मैराथन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा डे 4 है और आज के इस क्लास में हम संपूर्ण यूनिट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट 4 जिसका नाम है शिक्षण अभिरुचि। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा इंटरेस्ट इन टीचिंग। ठीक है, तो इसी यूनिट को आज हम लोग इस क्लास में समाप्त करने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि इस मैराथन सीरीज के अंतर्गत हम लोग 10 क्लास करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, और इस 10 क्लास में हम लोग संपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट का नाम आपको बता दिया गया कि शिक्षण अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट इन टीचिंग। अब बात करते हैं कि इस टॉपिक इस यूनिट के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो जैसा कि नाम पे लिखा हुआ है कि शिक्षण अभिरुचि, तो ये जो शब्द है आपका शिक्षण यानी कि टीचिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में आपको यूनिट 3 में बताया है। तो यहाँ पे इससे आगे बढ़ के टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए या फिर शिक्षण अभिरुचि कह लीजिए या फिर कह लीजिए आप इंटरेस्ट इन टीचिंग, सभी चीज़ें आपका समान है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका अभिरुचि का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे। इसी एप्टीट्यूड को हम लोग इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड कह लीजिए या फिर इंटरेस्ट कह लीजिए, बात एक है। इसके अलावा इसमें हम लोग जानेंगे विशेषज्ञों द्वारा जो परिभाषाएं दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन दिया गया है जहां से कभी कभी सवाल पूछा जाता है, उसको देखेंगे। क्या इसकी विशेषताएं हैं, कितने टाइप्स में बांटा गया है, इसका एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एटीट्यूड के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, अभिवृत्ति क्या होता है, अभिवृत्ति का क्या परिभाषा है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड एंड इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत 9 टॉपिक को देखने वाले हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया गया है, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 यहाँ पे हम सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले थ्योरी को देखेंगे, फिर हम लोग थ्योरी के बाद जो है एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि। देखिए, एप्टीट्यूड को ही हम लोग इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं एंड कहीं कहीं आपको रुचि वर्ड भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपकी समान है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा जो इसका डिफिनेशन दिया गया है उसके बारे में जानेंगे, अभिरुचि की क्या क्या विशेषताएं हैं, कितने टाइप्स में बांटा गया है एंड इसका जो है वो क्या एजुकेशनल इम्पोर्टेंस है यानी कि शैक्षिक महत्व है। इन सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे। हम आपको बता दें ये जो टॉपिक है आपका यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो आपका यूनिट 4 में जो टॉपिक है वो है आपका शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड उसी के अंतर्गत आपका ये टॉपिक है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने से पहले, पढ़ने से पहले आपको एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आज का पूरा क्लास आपका इसी पे आधारित रहने वाला है। आपका यूनिट 3, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये सब भी चीज़ें समाप्त हो चुकी थी। आई होप कि आपने इन सभी का क्लासेस देख लिया होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अभिरुचि किसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो हमेशा की तरह आपको मालूम होगा कि यहाँ पे आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है वह बहुत ही आसान शब्दों में रहता है, जिससे आप स्वयं एक बार में पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए अभिरुचि क्या होता है। तो अभिरुचि का अर्थ है किसी व्यक्ति की किसी विशेष कार्य को कुशलता के साथ करने की क्षमता या योग्यता, यानी कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को बेहतरीन ढंग से कर रहा है, कुशलता के साथ कर रहा है, तो वो जो काम करने की क्षमता है या योग्यता है उसी को अभिरुचि कहेंगे। यह योग्यता जन्म से भी हो सकती है और अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से भी विकसित की जा सकती है। अब सेकेंड वाला पॉइंट से आपका ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अभिरुचि यानी कि इसी को हम लोग इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे सामान्य भाषा में रुचि भी कहा जाता है।
व्यक्ति के व्यक्तित्व का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अभिरुचि का तात्पर्य हमारी पसंद से होता है। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान जो है वो स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाता है। स्वाभाविक रूप से जो है हमारा दिमाग, हमारा जो रुचि है उसके प्रति जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आपने क्या समझा कि रुचि क्या है, कि हम लोगों को क्या होता है कि किसी काम के प्रति अगर रुचि है, इंटरेस्ट है, पसंद आ रहा है वो काम को करने में, तो हम लोग उस काम को बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन ढंग के साथ, कुशलतापूर्वक जो है वो उसको करेंगे। ठीक है, तो यही आपका जो है वो अभिरुचि कहलाएगा। आगे है अभिरुचि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि अभिरुचि आपका क्या होता है, जन्मजात या अर्जित हो सकती है। अगर आपको अभिरुचि शब्द में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप इसको जो है वो रुचि शब्द से भी समझ सकते हैं। दोनों आपका समान है, बस मनोवैज्ञानिक आधार पे आपको रुचि का वर्ड जो है वो इसको यहाँ पे अभिरुचि कह दिया जाता है। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट शब्द को समझते हैं, किसी चीज़ के प्रति आपका इंटरेस्ट कैसा है, कैसा रुचि है, उसी चीज़ को आप यहाँ पे अभिरुचि समझ सकते हैं। सेम आपका चीज़ है। ठीक है, तो कुछ लोगों में विशेष कार्य करने की योग्यता जन्म से भी होती है, जबकि कुछ लोग इसे जो है बाद में अभ्यास, अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि अभिरुचि जो होता है वो आपका जन्मजात या अर्जित दोनों हो सकता है। जन्मजात यानी कि जन्म से आपका वो चीज़ देखने को मिलेगा, एंड अर्जित जिसे आप बाद में अभ्यास की मदद से, अनुभव की मदद से सीखते हैं। आगे है अभिरुचि गुणों का समूह होता है। इसमें व्यक्ति की क्षमताएं आ जाएगी, रुचियां आ जाएगी, बहुत सारे कौशल शामिल होते हैं जो उसे किसी क्षेत्र में कुशल बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो अभिरुचि को परिभाषित किया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों को मैंने यहाँ पे लिया है, एंड यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है, बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे बकिंघम होगा, तो बकिंघम के अंतर्गत जो है यहाँ पे मतलब इन्होंने जो है कहा है अभिरुचि के बारे में कि अभिरुचि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद किसी विषय में ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रिया सीखता है। ठीक है, इनका कहना है कि अभिरुचि एक तरह का एबिलिटी है, योग्यता है, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति जो वो ट्रेनिंग के बाद, शिक्षण के बाद या प्रशिक्षण के बाद किसी विषय में ज्ञान सीखेगा, प्रतिक्रिया देगा, ये सब चीज़ें जो है वो सीखता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट जो दिया गया है विद्वान के द्वारा, आपको एज इट इज याद करना है, क्योंकि ये आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तरह से ये आपका स्टेटमेंट हो गया जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया है। आगे है फ्रीमैन, तो इनका कहना है कि यह प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल और प्रतिक्रियाओं का संगठित रूप है, जैसे भाषा सीखना हो गया, संगीत बजाना हो गया, या मशीन का संचालन हो गया। तो ये कहना किसका है, फ्रीमैन का, कि प्रशिक्षण, यह जो है वो प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल और प्रतिक्रियाओं का संगठित रूप है। किसके बारे में कहा गया है, तो अभिरुचि के बारे में। अगला है आपका स्किनर। स्किनर जी का कहना है कि स्किनर के अनुसार अभिरुचि में विशेष कौशल आ जाता है, ज्ञान और रुचियां शामिल है। नेक्स्ट है आपका जेम्स ड्रेवर, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। जेम्स ड्रेवर, इनका कहना है कि अभिरुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। कहने का मतलब कि हमारे अंदर जो स्वाभाविक रुचि होती है वह किसी न किसी कार्य के रूप में प्रकट होती रहती है, एंड ये बात आपका जेम्स ड्रेवर का कहना है। आगे है जॉन डीवी, तो इनका कहना है कि क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को समझने लगता है, अपनाने लगता है, ठीक है, सक्रिय रूप से उसको करने में प्रयास करता है, तो वह उसके अभिरुचि का संकेत करता है। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ों को समझेगा, अपनाएगा, तो वह उसका रुचि को इंडिकेट करेगा। तो इतना बातें आई होप कि आपको समझ में आई होगी। हालांकि ये चीज़ें आपको स्टेटमेंट जितना भी रहता है उसको एज इट इज याद करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बस ध्यान में रखिएगा ताकि एमसीक्यू प्रश्न अगर मिल जाए तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अभिरुचि की विशेषताएं। तो देखिए अभिरुचि की विशेषताएं क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया
कि अभिरुचि आपका जन्मजात तो होता ही है, साथ ही आपका अर्जित भी होता है। नेक्स्ट है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक आवश्यक अंग होता है। देखिए यहाँ पे मैंने विशेषताओं को शॉर्ट में लिखा है, 1 स्लाइड में, 1 पेज में। आगे हम लोग इसी चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे रिवीजन करना होता है तो आप बस इस चीज़ को देख के रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1 बाय 1 सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये समरी के फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए पहला है आपका जन्मजात और अर्जित, यानी कि आपका जो यहाँ पे अभी रुचि है वो आपका जन्मजात और अर्जित भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिए। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले वो देखते हैं कि कुछ लोगों में विशेष योग्यता जन्म से होती है, जैसे संगीत में रुचि, जबकि कुछ इसे अभ्यास और मेहनत से सीखते हैं, जैसे गणित में निपुणता, यानी कि गणित के फॉर्मूला वगैरह। बहुत लोगों को बाद में गणित बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है, तो वो क्या है, उसका यहाँ पे अर्जित है, वो बाद में सीखा है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि किसी बच्चे में छोटी उम्र से ही गाने का अच्छा हुनर हो जाता है, तो ये आपका जन्मजात हो जाएगा। वहीं कोई बच्चा संगीत क्लास में अभ्यास करके अच्छा गायक बन जाता है, तो वो बाद में क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, तो वो आपका अर्जित हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ उसको जन्मजात मिला है वो आपका जन्मजात यानी कि इनबॉर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व का आवश्यक अंग। अभिरुचि जो है आपका व्यक्तित्व का आवश्यक अंग होता है, यानी कि एसेंशियल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। इसका मतलब क्या है कि अभिरुचि व्यक्ति को सोचने, समझने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करती है। किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है या फिर किसी चीज़ के प्रति कैसा है, ये वाला जो चीज़ है वो उनके सोचने, समझने और व्यवहार को जो है वो प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को चित्रकारी में रुचि है, ठीक है, तो वह अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करेगा, ठीक है। हो सकता है ऐसा, जैसे कि क्या होता है कि किसी व्यक्ति को यहाँ पे पोएट्री का शौक होता है, कविता लिखने का, कहानी लिखने का शौक होता है, तो आप देखिएगा कि वो जब किसी से बात करेगा तो उसका जो विचार होगा, व्यवहार होगा, वो थोड़ा बहुत ही शालीनता और अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा। हमेशा जो है वो कह सकते हैं कि सुंदर सुंदर वर्ड्स का उपयोग कर सकता है, बेहतरीन शब्दों का उपयोग कर सकता है, ठीक है, शब्दों के साथ खेल सकता है। तो वो सब चीज़ें आपको एक राइटर में देखने को मिल सकता है, पोइट में देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कविता लिखते हैं। तो ये वाला हो गया आपका कि व्यक्तित्व का ये आवश्यक अंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परिवेश और वंशानुक्रम का प्रभाव। देखिए किसी भी व्यक्ति में जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, तो उसमें आपको किसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो वो आपका जो परिवेश एंड वंशानुक्रम का इफेक्ट उसके इंटरेस्ट में देखने को मिल सकता है। व्यक्ति की अभिरुचि पर उसके पारिवारिक माहौल यानी कि परिवेश और माता पिता से मिले गुण यानी कि वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट किसी चीज़ के प्रति कैसा है या फिर इंटरेस्ट कैसा है, तो ये चीज़ कहाँ से आया है, ये चीज़ उनके परिवेश से आ सकता है, उनके वंशानुक्रम से आ सकता है। जैसे यदि किसी के माता पिता शिक्षक हैं तो उस व्यक्ति में पढ़ाने या सीखने की स्वाभाविक रुचि हो सकती है। अक्सर देखा जाता है कि मान लीजिए कि किन्हीं के माता पिता शिक्षक हैं, तो देखा जाता है कि उनके जो बेटा बेटी हैं उनमें जो है वो उनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा टीचिंग में हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आपका वहाँ पे परिवेश एंड वंशानुक्रम का प्रभाव देखने को मिलेगा उसके रुचि में। नेक्स्ट है आयु के साथ परिवर्तन। व्यक्ति का जो रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है, वो एज के साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसकी अभिरुचियाँ भी बदलती जाती है। बचपन में खेलों में रुचि रखने वाला बच्चा बड़ा होकर विज्ञान या कला में अधिक रुचि लेने लग जाता है, तो ये आप समझ सकते हैं। आगे है व्यावसायिक और अव्यावसायिक अभिरुचियाँ। व्यावसायिक और अव्यावसायिक अभिरुचियाँ यानी कि व्यक्ति में नौकरी या पेशे से जुड़ी अभिरुचियाँ, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, और व्यक्तिगत रुचियाँ जैसे कि कोई फोटोग्राफी करने का शौक है, दोनों हो सकती है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिनके पास प्रोफेशनल के साथ साथ नॉन प्रोफेशनल एप्टीट्यूड देखने को साथ में मिल सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है काम कर रहा है, ठीक है, दिन में शिक्षक का काम करता है,
एंड रात में वो शौकिया यानी कि कह सकते हैं अपने शौक के अनुसार गिटार बजा रहा है, ठीक है, गाना गा रहा है। तो दोनों रुचि यहाँ पे साथ में देखने को मिल सकती है, प्रोफेशनल भी नॉन प्रोफेशनल भी, ठीक है। आगे है आपका वस्तुपरक मापन कठिन, यानी कि अभिरुचि को सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता क्योंकि यह व्यक्ति की भावनाओं और पसंद पर आधारित होती है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति कविता लिखने में निपुण हो सकता है, लेकिन इसका क्या सटीक मापन करना आसान नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि अब अभिरुचि को सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अब हम लोग आगे देखते हैं अभिरुचि के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड के बारे में, ठीक है, एप्टीट्यूड के बारे में। देखिए एप्टीट्यूड अलग चीज होता है, एटीट्यूड अलग चीज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग एप्टीट्यूड यानी कि इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अभिरुचि का अर्थ होता है किसी काम को करने में रुचि या पसंद। यह रुचि अलग अलग प्रकार की हो सकती है जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। वन बाय वन सभी टाइप्स को देखते हैं। पहला है आपका जन्मजात अभिरुचि। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जन्मजात अभिरुचि क्या है, अर्जित अभिरुचि क्या है। यह अभिरुचि व्यक्ति के जन्म से ही होती है। इसे प्राकृतिक या स्वाभाविक रुचि भी कह सकते हैं। उदाहरण, बच्चों में खेलकूद करने की स्वाभाविक रुचि होती है। देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पश्चात बच्चा स्वयं खेलने लग जाता है, तो वो क्या है आपका जन्मजात है। उनको तो कोई खेलना सिखाया नहीं, वो स्वयं खेलने लग गया, तो वो आपका स्वाभाविक रुचि है, जन्मजात है। खाने पीने या आराम करने की रुचि भी जन्मजात होती है। आगे है आपका अर्जित अभिरुचि। यह अभिरुचि व्यक्ति के अनुभव, शिक्षा, आदतों और प्रशिक्षण से विकसित होती है। जैसे कि गिटार बजाने का शौक किसी को सीखने के बाद ही आता है, किसी को खाना पकाने या नृत्य करने में रुचि अभ्यास के बाद विकसित होती है, ठीक है। अगला देखते हैं व्यक्त अभिरुचि क्या है, एक्सप्रेस्ड एप्टीट्यूड क्या है। यह वह रुचि होती है जो व्यक्ति अपने व्यवहार से व्यक्त करता है, यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा वो अपने बिहेवियर के थ्रू जो है वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा, व्यक्त करेगा। इसमें व्यक्ति किसी एक काम को दूसरों की तुलना में ज़्यादा पसंद करता है। उदाहरण देखिए, कोई छात्र गणित पढ़ने में ज़्यादा रुचि दिखाता है जबकि विज्ञान में कम। किसी व्यक्ति को क्रिकेट देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है जबकि फुटबॉल में कम। तो ये क्या हो रहा है कि वो अपने रुचि को अपने बिहेवियर के थ्रू जो है वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। आगे है आपका प्रकट अभिरुचि, मैनिफेस्ट एप्टीट्यूड। यह वह अभिरुचि है जिसमें व्यक्ति अपने इच्छा से किसी कार्य को करना पसंद करता है। जैसे कोई बच्चा बिना कहे ही ड्राइंग बनाने लगता है, तो ड्राइंग बना रहा है तो वो अपने इच्छा से बना रहा है, बिना कहे व्यक्ति अपने इच्छा से किसी कार्य को करना पसंद कर रहा है, तो वो आपका प्रकट अभिरुचि हो जाएगा। कोई व्यक्ति खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद करता है क्योंकि उसे ज्ञान अर्जन करने में रुचि है। पांचवा है आपका आविष्कारात्मक अभिरुचि, ठीक है। यह अभिरुचि व्यक्ति के किसी नए प्रयोग या खोज करने में होती है। इसका ज्ञान अक्सर तभी होता है जब व्यक्ति किसी रचनात्मक कार्य में जुट जाता है। उदाहरण देखिए, थॉमस एडिसन को बल्ब का आविष्कार करते समय विज्ञान के प्रति अपनी रुचि को पता चला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले प्रयोग या खोज किया जा रहा है एंड उसके बाद उसको पता चल रहा है कि उनके पास भी इस तरह का रुचि है, ठीक है। आगे है कोई बच्चा नए नए खिलौने जोड़कर कुछ नया बनाता है, इससे उसकी आविष्कारिक रुचि प्रकट होती है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति पहले नया प्रयोग कर रहा है, कोई चीज़ को खोज कर रहा है एंड उस चीज़ को करते करते उनको पता चलता है कि उनका रुचि जो है वो उसके ऊपर है। तो ये आपका हो जाएगा आविष्कारात्मक अभिरुचि, ठीक है। लास्ट टाइप है आपका परीक्षित अभिरुचि यानी कि टेस्टेड एप्टीट्यूड। यह अभिरुचि वैज्ञानिक परीक्षणों, प्रश्नावली और मापदंडों के आधार पर जानी जाती है। एग्जाम्पल से समझिए, किसी छात्र के संगीत में रुचि जानने के लिए उसे एक विशेष संगीत परीक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से, ठीक है, परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति के रुचि को जाना जाता है। किसी व्यक्ति के तकनीक कौशल का पता लगाने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति का रुचि जो है वो जाना जाता है।
अब देखिए जितना भी टाइप्स हमने आपको बताया उसका समरी देख लीजिए। मैंने पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का समरी भी फर्स्ट पेज में दिखा दिया था। उसके बाद जितना भी टाइप्स मैंने आपको बताया उसका समरी देख लीजिए, ताकि आप जो है वो चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। एंड इसका जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको काम आएगा। जैसे कि जन्मजात अभिरुचि, स्वाभाविक अभिरुचि है जैसे खेलना खेलना खाना पीना। अर्जित अभिरुचि क्या है, जो अनुभव और शिक्षा से विकसित होता है। व्यक्त अभिरुचि व्यवहार से व्यक्त होता है। प्रकट अभिरुचि स्वतः बिना किसी के कहने से व्यक्त हो जाएगा। आविष्कारात्मक अभिरुचि क्या है, जिसमें आपको रचनात्मकता दिखाई देती है, किसी चीज़ के प्रति जो है वो क्रिएटिविटी आप करते हैं। परीक्षित अभिरुचि क्या है, तो परीक्षण द्वारा पहचानी गई रुचि आपका परीक्षित अभिरुचि कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपका 6 टाइप्स था। इससे आपका जो है वो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का क्लास का, अभिरुचियों का शैक्षिक महत्व क्या है, यानी कि शिक्षा में आपका जो है इंटरेस्ट का या फिर रुचि का क्या महत्व है। तो देखिए रुचि आपको सीखने में सहायक होती है, किसी भी चीज़ को सीखने में सहायक होती है। विद्यार्थी जिन विषयों में रुचि रखते हैं उन्हें वे जल्दी और अच्छे से समझते हैं और इससे उनकी पढ़ाई में सुधार होता है। इसके अलावा प्रेरणा प्रदान करती है। अभिरुचि वाले विषयों को पढ़ने में विद्यार्थियों को आनंद आता है, जिससे वे अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। आगे है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। अभिरुचि के अनुसार कार्य करने पर विद्यार्थी नए विचार और समाधान निकालने में सक्षम होते हैं। जाहिर सी बात है, व्यक्ति को जिस किसी में इंटरेस्ट होगा उसके प्रति वो ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाएगा, ज़्यादा खोजबीन करेगा, ज़्यादा चीज़ें सीखने की प्रयास करेगा। आजीवन सीखने में सहायता, जिन विषयों में विद्यार्थियों की रुचि होती है वे उन्हें स्कूल के बाद भी सीखने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका ज्ञान बढ़ता रहता है। आगे है व्यावसायिक मार्गदर्शन। विद्यार्थी की अभिरुचि को पहचानकर उसे सही विषय और करियर के चयन में सहायता की जा सकती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का शैक्षिक महत्व क्या हुआ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के व्यक्ति के इंटरेस्ट को जानकर, किसी बच्चे के विद्यार्थी के इंटरेस्ट को जानकर उनको करियर गाइडेंस दिया जा सकता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंस है। आगे है मानसिक संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, रुचिकर कार्य करने पर विद्यार्थियों का तनाव कम हो जाता है और वे अधिक खुश रहते हैं। तो देखिए बच्चे को जिस किसी में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको करने में वो तनाव नहीं करेगा, वो टेंशन नहीं लेगा, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ, आसानी के साथ जो वो चीज़ों को करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तनाव भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज की क्लास का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग जो है वो जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा उसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के फॉर्म में प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, समरी में आपका सभी चीज़ों का मैं समरी बताते हुए चल रहा हूँ, तो इसका भी समरी आप समझ लीजिए कि शैक्षिक महत्व का। यदि किसी विद्यार्थी को गणित में रुचि है तो वह गणित के सवालों को हल करने में अधिक समय देगा और उसमें लगातार वो सुधार करेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा। वहीं यदि किसी को कला में रुचि है तो वह चित्रकारी, डिजाइनिंग आदि में बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसीलिए शिक्षा में विद्यार्थियों की अभिरुचियों को पहचान कर उन्हें उचित मार्गदर्शन देना आवश्यक है, ताकि वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। तो यही बात कही गई है कि शिक्षा में आपका जो है अभिरुचि का क्या महत्व है, तो उनको जो है वो करियर गाइडेंस दिया जा सकता है, उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला सवाल है आपका, किसी एक क्षेत्र में के समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता के विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता कहलाती है। तो किसी एक क्षेत्र के समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता, कितने कुशलता के साथ, कितने बेहतरीन ढंग से वो काम कर रहा है, उसकी विशिष्ट योग्यता क्या है उस काम के प्रति, विशिष्ट क्षमता क्या है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिरुचि कहेंगे, यानी कि इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, अर्जित अभिरुचि किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है। तो ज्ञान से, प्रशिक्षण से हो सकती है, भाव से हो सकती है, इमोशन से हो सकती है। ये आपका ये सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, यदि कोई बालक किसी खेल में अधिक रुचि लेता है तो वह किस अभिरुचि का उदाहरण होगा। तो वो आपका व्यक्त अभिरुचि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों में अभिरुचि जागृत करने के लिए एक शिक्षक को किसकी जानकारी होनी आवश्यक है।
तो छात्रों में अभिरुचि जागृत करने के लिए एक शिक्षक को किसकी जानकारी होनी आवश्यक है? छात्र की शारीरिक स्वास्थ्य की, बिल्कुल सही बात है। मानसिक स्वास्थ्य की, मनोदशा की, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी चीज़ों के बारे में टीचर को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण अभिरुचि में क्या होना चाहिए? क्षमता, कुशलता, रुचि, ये सभी आपका सही हो जाएगा। शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका ये तीनों होना चाहिए। आगे है आपका एक शिक्षक द्वारा छात्रों की अभिरुचि को जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों की अभिरुचि का मापन किया जा सकता है, मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, बिल्कुल ए व बी दोनों, बच्चों की इच्छा पर शिक्षा। तो आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों आपका जो है वो होना चाहिए। आगे है अभिरुचि किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की रुचि या झुकाव, किसी व्यक्ति की योग्यता, किसी व्यक्ति की प्रतिभा, किसी व्यक्ति का व्यवहार। तो किसी व्यक्ति की रुचि या झुकाव को ही हम लोग अभिरुचि के नाम से यहाँ पे जानते हैं मनोवैज्ञानिक में, ठीक है, मनोविज्ञान में। नेक्स्ट सवाल है आपका, अभिरुचि का अर्थ किसने दिया है? किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो जेम्स ड्रेवर के द्वारा कही गई थी, ठीक है। अगला सवाल है आपका, क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये आपका जॉन डेवी का कहना था, ठीक है। अगला है अभिरुचि का निर्धारण मुख्य रूप से किन कारकों से प्रभावित होता है, ठीक है, किन कारकों से प्रभावित होता है? तो अनुवांशिकता, पर्यावरण, समाज, उपरोक्त सभी। तो तीनों से आपका जो है वो किसी भी व्यक्ति के अभिरुचि प्रभावित हो सकता है। अगला सवाल है जन्मजात अभिरुचि किसे कहते हैं? तो जन्मजात अभिरुचि जो है वो व्यवहार द्वारा अर्जित अभिरुचि, ठीक है, व्यवहार द्वारा जो अर्जित अभिरुचि होता है उसको तो हम लोग वही अर्जित अभिरुचि के नाम से जानेंगे। मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न अभिरुचि, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अर्जित अभिरुचि का निर्माण किसके माध्यम से होता है? जन्मजात गुणों के आधार पर, प्राकृतिक प्रवृत्तियों के आधार पर, ज्ञान, प्रशिक्षण और संस्कार के आधार पर, आनुवांशिक गुणों के आधार पे। तो पहला वाला तो आपका जन्मजात अभिरुचि कहला जाएगा, आनुवांशिक गुणों के आधार पे ये भी आपका जन्मजात हो जाएगा। तो बेटर जो ऑप्शन है आपका ज्ञान, प्रशिक्षण और संस्कार के आधार पे जो अर्जित अभिरुचि का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। आगे है प्रकट अभिरुचि किस प्रकार की होती है? जिसे व्यक्ति व्यक्त नहीं करता, जिसे व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है, जिसमें केवल शिक्षण के माध्यम से सीखा जाता है, जिसमें रुचि का कोई आधार नहीं होता। तो प्रकट अभिरुचि के बारे में मैंने आपको बताया था कि वह अभिरुचि जो व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है आविष्कारात्मक अभिरुचि किससे संबंधित है? तो आविष्कारात्मक जो अभिरुचि है वो आपका अनुसंधान और नवाचार से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक क्षेत्र में अभिरुचि का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि शिक्षा क्षेत्र में जो है वो अभिरुचि का मुख्य उद्देश्य या महत्व क्या है? तो विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल सिखाना, विद्यार्थियों की रुचि को पहचान कर उन्हें उपयुक्त क्षेत्र में मार्गदर्शन देना, बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया था। आगे है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना, केवल ज्ञान प्रदान करना। तो ये तो ऐसे है नेगेटिव हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभिरुचि किस प्रकार के शिक्षण में सर्वाधिक सहायक होती है? रचनात्मक शिक्षण, मौखिक शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, पारंपरिक शिक्षण। तो अभिरुचि जो है वो रचनात्मक शिक्षण में यहाँ पे सहायक होती है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट है तो वो उसमें क्या है कि क्रिएटिविटी दिखाएगा, ठीक है, नई नई चीज़ों को खोज कर सकता है, रचनात्मकता दिखा सकता है। अभिरुचि सूची के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है? अभिरुचि सूची क्या है? तो देखिए अभिरुचि को मापने का एक कह सकते हैं तकनीक है या फिर इसी को मापने का एक तरीका है अभिरुचि सूची, ठीक है। तो इस किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है? तो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत गुणों की, मानसिक क्षमता की, पसंद व नापसंद की। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, विद्यार्थी की पसंद व नापसंद की यहाँ पे जो है वो जानकारी प्राप्त की जाएगी, किसके द्वारा? अभिरुचि सूची के द्वारा। आगे देखते हैं, अगला है आपका अभिरुचि के निर्धारण में सबसे अधिक प्रभावशाली कारक कौन सा है?
तो अभिरुचि के निर्धारण में सबसे अधिक प्रभावशाली कारक कौन सा है? तो आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षण तकनीक भी, विद्यालय का वातावरण भी, माता पिता के व्यवहार भी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है आपका, अभिरुचि के शैक्षिक महत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, अभिरुचि के शैक्षिक महत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास, विद्यार्थियों के आत्मविश्वास का विकास, विद्यार्थियों के विशिष्टता का विकास, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति के बारे में। देखिए, अगर साधारण भाषा में कहा जाए, डेली लाइफ में आप जो है इस शब्द का उपयोग करते हैं। आपके दैनिक जीवन में देखा जाए तो आप जो है वो अक्सर इस शब्द का उपयोग करते हैं। किसी के एटीट्यूड कैसा है, या फिर आप कहते हैं कि उसका बहुत एटीट्यूड है, यानी कि उसका दृष्टिकोण। ठीक है, किसी चीज को देखने के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे, अगर आप मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में, तो आप उसी चीज को अभिवृत्ति के नाम से जानते हैं, यानी कि किसी भी चीज के प्रति आपका कैसा दृष्टिकोण है। ठीक है, वो आप ईगो वाला एटीट्यूड नहीं समझिएगा कि जैसे कि किसी को इंडिकेट करते हैं कि उसका बहुत एटीट्यूड है, उसका बहुत ईगो है, तो वो वाला अलग चीज है। ठीक है, बल्कि आप किसी चीज को कैसे देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो आपका यहाँ पे चलेगा, वो एटीट्यूड आप कह सकते हैं। ठीक है, अभिवृत्ति का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, सिचुएशन, परिस्थिति जिसको कहेंगे हिंदी में, या संस्था के प्रति हमारा सोचने और व्यवहार करने का तरीका, यानी कि किसी भी चीज के प्रति आप कैसा सोच रखते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, वही आपका एटीट्यूड कहलाएगा। कैसा आप किसी चीज के प्रति अपना दृष्टिकोण रखते हैं, ठीक है, तो वही चीज आपका यहाँ पे अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड कहलाएगा। यह बताता है कि हम किसी चीज को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, कौन चीज आपको अच्छा लगेगा, कौन चीज खराब लगेगा, किसके प्रति आप कैसा सोच रखते हैं, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, इन सभी चीजों को हम एटीट्यूड से यहाँ पे जो है वो इंडिकेट करते हैं, एटीट्यूड कह सकते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों की सोच और व्यवहार को समाज के अनुरूप बनाने में मदद करता है। यदि किसी छात्र की पढ़ाई में रुचि नहीं है तो शिक्षक उसकी अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने का प्रयास करेगा, यानी कि उसका जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएगा। ठीक है, सकारात्मक बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, एंड इससे क्या होगा कि उसका जो मन है वो पढ़ाई के प्रति लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको पढ़ाई में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए क्या किया जा सकता है कि एक टीचर जो है उसको मोटिवेट कर रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव बातों को बता रहा है कि पढ़ने से आपको ये चीज मिलेगा, ये चीज फायदा है, तो कहीं ना कहीं वो उनको पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर ले जा रहा है। ठीक है, कोई मोटिवेशन कर रहा है, सकारात्मक चीज बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कारण से बच्चा को पढ़ाई पसंद आने लगेगा, बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, तो यही आपको समझना है कि एटीट्यूड क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या सिचुएशन के तरफ हो गया, आपका कैसा सोचने का दृष्टिकोण है, कैसा व्यवहार कर सकते हैं, करने का तरीका है, इन सभी चीज को आप एटीट्यूड के नाम से जान सकते हैं। अब देखिए, कुछ विज्ञानों के द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा जो है, मनोविज्ञानियों के द्वारा या फिर विशेषज्ञों के द्वारा इसके परिभाषा को डिफाइन किया गया है। हालांकि आपका स्टेटमेंट वाला सवाल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप 2-4 जो भी यहाँ पे लिखा गया है इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आपका रटने वाला हो जाता है, एज इट इज आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ता है, और बहुत कम आपके एग्जाम में ये सब सवाल पूछा जाता है, तो बस ध्यान में रखिएगा। जैसे कि है रेमर्स, रूमेल और गेज, तीनों आपका एक विशेषज्ञ है, मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक जिसको हम लोग कहेंगे मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो इनका कहना है कि अनुभव के आधार पर हमारे मन में किसी चीज को लेकर सकारात्मक या नकारात्मक सोच बनती है। ठीक है, अनुभव के आधार पे हमारे मन में जो है वो किसी चीज को लेकर सकारात्मक या नकारात्मक सोच बनती है। ठीक है, आलपोर्ट ये भी एक विशेषज्ञ है, विद्वान है, इनका कहना है कि हमारा दिमाग और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम अनुभवों के आधार पे ऐसी स्थिति में आ जाता है जिससे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि अनुभव के आधार पे हमारा जो दिमाग है या फिर जो हमारा नर्वस सिस्टम है
वो एक ऐसा कंडीशन में आ जाएगा या फिर ऐसा स्टेज में आ जाएगा जिससे हमारा जो बिहेवियर है वो इफेक्ट करेगा। हम कैसे किसी के साथ बर्ताव कर रहे हैं, कैसे किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो आपका इफेक्ट होगा किसके कारण? अनुभव के आधार पे। तो जाहिर सी बात है, आप जैसा अनुभव महसूस करते हैं, जैसा चीज अनुभव से सीखते हैं, वैसा ही आप बिहेव भी करते हैं। फ्रीमैन का कहना है कि अभिवृत्ति जो है वो एक सीखी हुई आदत है, यानी कि जो आपका एटीट्यूड है, किसी चीज के प्रति कैसा दृष्टिकोण आपको रखना है, तो वो क्या होता है, एक सीखी हुई आदत है जो हमें विशेष परिस्थितियों या लोगों के प्रति खास तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये भी सही बात है कि आपका एटीट्यूड जो है वो जन्मजात नहीं होता है। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति में जो एटीट्यूड है, किसी चीज के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो जन्म के पश्चात ही आप अपने अनुभव से जो वो सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो फ्रीमैन जी का भी यही कहना है कि अभिवृत्ति जो है वो एक सीखी हुई आदत है जो हमें विशेष परिस्थितियों या लोगों के प्रति खास तरीके से रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये तीन चीजों आपको यहाँ पे तीनों डिफिनेशन को ध्यान में रखना है। अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। तो यहाँ पे तीन विद्वानों ने अपने अलग अलग तरीके से जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं एटीट्यूड को बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अल्पोर्ट एक विद्वान है, इन्होंने अभिवृत्ति को दो प्रकार में बांटा है। एक स्वीकारात्मक, इसी को हम लोग सकारात्मक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि स्वीकारात्मक यहाँ पे गलत है, सही है, इसी को हम लोग सकारात्मक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है नकारात्मक, यानी कि एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं और उसके प्रति अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी चीज को आप पसंद कर रहे हैं, किसी चीज के प्रति आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई में रुचि लेता है तो उसकी पढ़ाई के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होगी, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड कहा जाएगा। कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति, जैसे कि पढ़ाई के प्रति, खेल के प्रति रुचि लेता है, तो आप क्या कहिएगा कि ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। सेम उसका जस्ट अपोजिट नकारात्मक अभिवृत्ति, यानी कि जब हम किसी चीज को नापसंद करते हैं और उससे दूरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, उससे दूर रहना चाहते हैं, नापसंद करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे कि नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी विषय को कठिन मानता है और उसे पढ़ने में रुचि नहीं लेता, तो उसकी उस विषय के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होगी, यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड उसके प्रति जो है वो होगा। तो ये सब बहुत आसान सा बात है एंड बहुत ही आसान भाषा में सभी चीजें लिखी गई है। तो जब बच्चा जो है वो नापसंद करेगा, दूरी बनाना चाहेगा, तो वहां पे नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा। अब देखिए ब्रीट, ये आपके दूसरे विद्वान हैं, इन्होंने भी जो है अभिवृत्ति को दो प्रकार में बांटा है। इसके अकॉर्डिंग पहला टाइप है आपका सामान्य अभिवृत्ति, दूसरा है आपका विशिष्ट अभिवृत्ति। सामान्य अभिवृत्ति यानी कि कह सकते हैं जनरल एटीट्यूड, और विशिष्ट अभिवृत्ति यानी कि स्पेसिफिक एटीट्यूड। ठीक है, जो हम सामान्य रूप से कई चीजों के लिए महसूस करते हैं। सामान्य अभिवृत्ति में क्या होगा कि हम लोग नॉर्मली जो है वो सामान्यतः किसी चीज के प्रति जो महसूस करते हैं उसी को हम लोग सामान्य एटीट्यूड कहेंगे। जैसे कि बारिश को देखना और सोचना कि ये सामान्य प्राकृतिक घटना है, तो ये तो सब कोई कर सकते हैं, कोई खास आप जो है वो ये चीज नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सामान्य एटीट्यूड हो जाएगा। विशिष्ट एटीट्यूड क्या है? जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी राय या भावनाएं विशेष रूप से बनी होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जब हमारी राय या भावनाएं जो है वो विशेष रूप से, ठीक है, स्पेसिफिक रूप से बना होता है, तो आपका विशिष्ट अभिवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा है, बच्चा को कोई यहाँ पे खिलौना जो है वो पसंद आ गया है, कोई खेलने वाली सामग्री जो है वो पसंद आ गया है, तो वह उसके प्रति जो है वो स्पेशली जो है
अपनी भावना प्रकट करेगा, ठीक है। तो वो आपका एक स्पेसिफिक कह सकते हैं स्पेसिफिक एटीट्यूड हो जाएगा। छात्रों का अपने शिक्षक के प्रति सम्मान, तो ये आपका एक विशिष्ट अभिवृत्ति का एग्जाम्पल है। तो नाम याद रखिएगा कि ब्रीट के अनुसार सामान्य अभिवृत्ति और विशिष्ट अभिवृत्ति, यानी कि जनरल एटीट्यूड, स्पेसिफिक एटीट्यूड। सामान्य रूप से कोई चीज के प्रति अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप हो जाएगा सामान्य अभिवृत्ति, एंड खास तौर पे आप किसी चीज के प्रति जो है अपनी राय या भावना को प्रकट कर रहे हैं तो वो आपका जो है विशिष्ट अभिवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका पक्ष विपक्ष के आधार पे। अब इसको मत समझिएगा कि ये एक मनोविज्ञान का नाम है, मनोवैज्ञानिक का नाम है, ये विद्वान का नाम नहीं है, ठीक है। एक आधार है आपका एटीट्यूड को बांटने का। तो पक्ष और विपक्ष के आधार पे अगर देखा जाए तो सेम आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसका दूसरा नाम भावात्मक एटीट्यूड भी है, एंड दूसरा आपका नकारात्मक एटीट्यूड देखने को मिलेगा, सेम है, ठीक है। देखिए तीनों आधार आपका अलग अलग है, तो आपको जो है वो यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में वही सब चीजें आ जाएगी कि जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, उसको हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, तो वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति योग में विश्वास रखता है और उसे नियमित रूप से करता है तो उसके योग के प्रति क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक अभिवृत्ति है। सेम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा नकारात्मक अभिवृत्ति, और इसी को निषेधात्मक अभिवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। जब हम किसी चीज को नापसंद करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उससे दूर रहना चाहते हैं, तो ये आपका नकारात्मक अभिवृत्ति को दिखाएगा। अगर कोई व्यक्ति जंक फूड को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानता है और उसे नहीं खाता तो उसके जंक फूड के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होगी, नेगेटिव एटीट्यूड होगी। तो बहुत इजी है ये सब, ठीक है। आपको उतना ध्यान में भी रखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में आपको सभी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं अभिवृत्ति की विशेषताएं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड के बारे में। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो भी चीजें आपका यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा गया है, ठीक है, हाईलाइट किया गया है, ये वाला आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभिवृत्तियां जो होती है, एटीट्यूड जो होता है वो आपका अस्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है, यानी कि स्टेबल भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है, ठीक है, अनस्टेबल भी हो सकता है। तो अभिवृत्तियां आपका अस्थायी भी हो जाएगा, अस्थायी भी हो सकता है। ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है कि बताइए अभिवृत्तियां इनमें से क्या होती है, अस्थायी, दूसरा ऑप्शन अस्थायी, तीसरा दोनों, चौथा नन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा कि अभिवृत्ति जो होती है, एटीट्यूड जो होता है वो आपका अस्थायी भी होता है, अस्थायी दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कुछ अभिवृत्तियां लंबे समय तक बनी रहती है जबकि कुछ समय के साथ बदल जाती है। जैसे कि एक बच्चा जो शुरू में किताबें पढ़ने में रुचि नहीं रखता था, अच्छे शिक्षक और दोस्तों के प्रभाव से पढ़ाई पसंद करने लगा, तो इसका जो एटीट्यूड था वो बदल गया। पहले वो किताब नहीं पढ़ता था, लेकिन जब वो अच्छी संगति में आ गया तो किताब पढ़ने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एटीट्यूड था वो बदल गया, पहले कुछ और था अभी कुछ और है, तो बदल गया। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको अस्थायी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एटीट्यूड होते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक है, लंबे समय तक वो चीज बदलाव नहीं होता, उसमें चेंजिंग देखने को नहीं मिलता, तो इसी कारण से इसको अस्थायी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये वाला लाइन जो है वो कॉपी में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अभिवृत्ति अर्जित की जाती है या जन्मजात नहीं होती है, ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटीट्यूड जो होता है आपका अर्जित किया हुआ होता है, यानी कि सीखा हुआ होता है। जन्म से ही किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में, आपके दिमाग में एटीट्यूड बना नहीं रहता, ठीक है। आप जन्म के बाद अपने अनुभव से, समाज में जो चीज देखते हैं तो अपने अनुभव से जब वो उस चीज के प्रति जो वो एटीट्यूड बनाते हैं, चाहे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो वो कह सकते हैं कि अभिवृत्ति जो आपका अर्जित होता है, जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। अभिवृत्तियां हमारे अनुभव और सीखने की प्रक्रिया से बनती है। अनुभव और सीखने की प्रक्रिया से कोई भी एटीट्यूड जो है किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है, तो ये आपका अनुभव से बनेगा, सीखने की प्रक्रिया से बनता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति को बचपन में बताया गया कि मेहनत से सफलता मिलती है तो वह मेहनत करने की अच्छी आदत विकसित कर सकता है, यानी कि ये आपका
जन्म के बाद, जन्म के पश्चात सीखने को मिला, जानने को मिला कि आपका अभिवृत्ति से क्या होगा। यदि बचपन में बताया गया कि मेहनत से सफलता मिलती है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि वो बच्चा मेहनत करना सीख जाएगा, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड जो एटीट्यूड है आपका जन्म के पश्चात देखने को मिला, ठीक है, जन्म के पश्चात सीखने को मिला, तो ये आपका इसीलिए कहा गया है कि अर्जित है, ना कि जन्मजात है, ठीक है। तीसरा है अभिवृत्ति हमारे व्यवहार को दिशा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटीट्यूड, आपका जैसा एटीट्यूड होगा, ठीक है, जैसा आपका किसी चीज़ के प्रति सोच होगा, देखने का नज़रिया होगा, दृष्टिकोण होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर भी होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है जो बिहेवियर है, ठीक है, जो बर्ताव है, व्यवहार है, वो भी हो जाएगा। हमारी सोच और दृष्टिकोण का हमारे कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। हम किसी चीज़ के प्रति कैसा सोचते हैं, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं, ये सभी चीज़ों का जो है प्रभाव हमारे कामों पर पड़ता है, ठीक है। तो उदाहरण, यदि किसी छात्र की गणित में रुचि है और वह इसे आसान मानता है, तो वह पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ेगा और अच्छे अंक प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे क्या था कि बच्चा का जो यहाँ पे छात्र था, उसका जो एटीट्यूड था गणित के प्रति वो पॉजिटिव था, अच्छा एटीट्यूड था। तो इस कारण से वह उस चीज़ को बहुत ही उत्साह के साथ, जोश के साथ पढ़ेगा और अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। तो इसी कारण से कह सकते हैं कि एटीट्यूड जो है हमारे व्यवहार को एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरणात्मकता से जुड़ी होती है। हमारी जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो आपका मोटिवेशन से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। अभिवृत्ति किसी विशेष कार्य के प्रति व्यक्ति को प्रेरित करती है। किसी चीज़ के प्रति, किसी विशेष कार्य के प्रति जो है वो कोई भी व्यक्ति को यहाँ पे मोटिवेट करती है। अगर किसी छात्र को खेल में रुचि है तो वह इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेगा। यानी कि कोई बच्चा है जिसको खेलने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, खेल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, खेलना बहुत पसंद है, तो पसंद होने के कारण क्या होगा कि वो उस चीज़ के प्रति मोटिवेट है। उसको यहाँ पे देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा को खेल के प्रति रुचि आ रहा है तो उसको आप बाहर से मोटिवेट करने की आवश्यकता है नहीं, वो स्वयं मोटिवेट है, ठीक है, उस चीज़ के प्रति, और वो कोशिश करेगा कि वो वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ आपका जो है योगदान देगा, अच्छे से अच्छा खेलेगा, वहाँ पे अच्छा से अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है, मेडल वगैरह जीतेगा। तो यहाँ पे जो है वो मोटिवेशन से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें हैं किसी चीज़ के प्रति तो वो आपका मोटिवेशन से भी कनेक्टेड है। आपको कोई बाहर से मोटिवेट करने नहीं आएगा, ठीक है, आप स्वयं हो जाइएगा। अभिवृत्ति संवेदनशील होती है, यानी कि सेंसिटिव होती है। एटीट्यूड जो है आपका सेंसिटिव होता है, जैसे कि यह बाहरी परिवेश और घटनाओं से प्रभावित होता है। बाहरी परिवेश और घटनाओं से जो है वो ये आपका जो एटीट्यूड है वो प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति गरीबों की मदद करते हुए देखता है और उससे प्रेरित होकर खुद भी दूसरों की मदद करता है तो उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है, ये आपका सेंसिटिविटी को दिखाएगा। तो एग्जाम्पल से आप समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई जो व्यक्ति है वो अपने बाहरी परिवेश में, ठीक है, बाहरी परिवेश में देखा कि दूसरा जो व्यक्ति है, कोई और व्यक्ति एक गरीब की मदद कर रहा है। तो गरीब की मदद करते हुए जब ये अन्य व्यक्ति देखा तो ये भी सीख गया, ठीक है, ये भी सीख गया, ये भी मोटिवेट हो गया कि उसको भी जो है वो किसी दूसरों की मदद करना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि बाहरी परिवेश, ठीक है, से ये चीज़ जो है आपका प्रभावित होता है। कोई भी घटना है, कोई बाहरी परिवेश में कोई चीज़ भी हो रहा है तो उससे ये चीज़ जो है आपका एटीट्यूड जो है वो इफेक्टिव होता है, इफेक्ट इसके ऊपर जो पड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, पड़ेगा ही पड़ेगा। अन्य विशेषताएं में देखें तो इमोशनलिटी, यानी कि संवेगबद्धता, यह भावनाओं से प्रभावित होता है। इमोशन से भी आपका जो किसी चीज़ के प्रति जो एटीट्यूड है वो आपका इमोशन से भी जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। किसी शिक्षक के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाला छात्र उसकी क्लास में अधिक ध्यान देगा, ये आपका एग्जाम्पल है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है जो एक टीचर के प्रति पॉजिटिव यहाँ पे एटीट्यूड रखा है तो जाहिर सी बात है कि वो जानता है कि ये टीचर जो है वो अच्छा पढ़ाते हैं एंड अच्छा से समझाते हैं, अच्छा कह सकते हैं कि अच्छा चीज़ बताते हैं, कंटेंट अच्छे से यहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा के दिमाग में उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और जब वो टीचर उनके क्लास में पढ़ाने आएंगे तो वो उनके क्लास में अच्छा से ध्यान देगा।
तो यहाँ पे ये चीज़ जो आपका इमोशनल से कह सकते हैं कि एक इमोशनल बन चुका है, इमोशन डेवलप हो चुका है उस टीचर के प्रति, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इमोशनल से भी यहाँ पे कह सकते हैं, इमोशन से भी जो है वो कनेक्टेड होता है, प्रभावित होता है आपका एटीट्यूड। संज्ञानात्मकता, व्यक्ति की सोच, तर्क और विचारों से आपका जुड़ी होती है। एटीट्यूड जो है आपका किसी भी व्यक्ति का सोच, तर्क करने की जो क्षमता है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है, ये सब चीज़ से जुड़ा होता है। अगर कोई मानता है कि योग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो वह इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेगा, ठीक है। उसका जो सोच है वो सोच रहा है, तर्क किया हुआ है, अपना विचार किया हुआ है कि योग जो है वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है वो लाभदायक है, तो वो उसको क्या करेगा, अपने दिनचर्या में शामिल कर लेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड मान के जो है वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि आपका जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी आपके एटीट्यूड को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, उससे कनेक्टेड रहता है। अनुकूलनशीलता, ठीक है, यह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। अनुकूलनशीलता का मतलब कि ऐसा एटीट्यूड कह सकते हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एटीट्यूड जो है आपका अस्थाई और अस्थाई दोनों होती है। तो सेम अस्थाई वाला जो बताया था वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये आपका जो है वो समय और परिस्थिति के अनुसार जो है वो बदल सकती है। गांव से शहर आने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शहरी जीवन शैली के अनुरूप ढल सकता है, ठीक है, अनुकूल कर सकता है। इसका एटीट्यूड जो है वो भी यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी ब्लू कलर से लिखा गया था ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति। अभी मैंने आपको बताया एटीट्यूड के बारे में, और यूनिट 3 में पूरा मैंने आपको टीचिंग के बारे में बताया था। अब आपको दोनों को कंबाइन करके साथ में पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी कि एटीट्यूड के बारे में तो आपको मालूम चल गया कि किसी चीज़ के प्रति आप कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, कैसा सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा एटीट्यूड। तो अब आया है कि टीचिंग एटीट्यूड, यानी कि ऐसा एटीट्यूड जो आपका टीचिंग के प्रति है, यानी कि पढ़ाई के प्रति है, शिक्षा के प्रति है। सामान्य भाषा में समझिए कि ऐसा एटीट्यूड जो आप शिक्षा के प्रति या फिर शिक्षण क्रिया के प्रति, शिक्षण के प्रति रखते हैं, वही आपका शिक्षण अभिवृत्ति कहलाएगा, यानी कि टीचिंग एटीट्यूड कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एटीट्यूड के बारे में बात कही जा रही है, ना कि एप्टीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों में अंतर है। टीचिंग एटीट्यूड, ठीक है। शिक्षण अभिवृत्ति दो शब्दों अर्थात शिक्षण और अभिवृत्ति से मिलकर बना है। साफ साफ आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दोनों शब्द को मिलाएं तब जाके बना शिक्षण अभिवृत्ति। एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना। इसका अर्थ क्या है कि एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाने वाला जो गुण है, पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना, ठीक है। और भी अच्छे से समझते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति का मतलब है एक शिक्षक के उन गुणों और दृष्टिकोण से है, ठीक है। एक टीचर का जो है शिक्षा के प्रति या पढ़ाने के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या यहाँ पे कह सकते हैं एटीट्यूड है, वो चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। शिक्षण अभिवृत्ति का मतलब है एक शिक्षक के उन गुणों और दृष्टिकोण से है जो उसे अपने विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में मदद करते हैं। यह शिक्षण की कला और शैली को दर्शाती है जिससे एक शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि टीचर जो है, एक टीचर में कैसा दृष्टिकोण है, किस चीज़ को लेकर कि वो अपने विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाएगा, क्या क्या टेक्निक अपनाएगा, क्या क्या टीचिंग मेथड को अपनाएगा। तो इन सभी चीज़ों के प्रति जो है वो एक टीचर के मन में क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि क्या अप्रोच है, कैसा सोच है, तो यही आपका शिक्षण अभिवृत्ति कहलाएगा। ओके, यह शिक्षण की कला और शैली को दर्शाती है जिससे एक शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। शिक्षण अभिवृत्ति के मुख्य बिंदु, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा टीचिंग एटीट्यूड के बारे में। शिक्षण का तरीका, एक अच्छा शिक्षक कैसे पढ़ाता है और अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचाता है, यही उसकी शिक्षण अभिवृत्ति को दर्शाता है। आई होप कि आपको यहाँ से अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टीचिंग एटीट्यूड क्या है,
कि एक अच्छा जो शिक्षक है वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, क्या क्या टीचिंग मेथड का उपयोग करेगा, कैसे बच्चों को ज्ञान पहुंचाएगा, कैसे आसानी से समझाएगा। तो यही वाला आपका जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड को दिखाता है। विद्यार्थियों की प्रगति में मदद। शिक्षण अभिवृत्ति यह बताती है कि किस प्रकार से शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, समझ और कौशल को बढ़ा सकते हैं। टीचिंग एटीट्यूड के मदद से ही आप पता कर सकते हैं एक टीचर होने के नाते कि किस प्रकार से बच्चों की रुचि, समझ और कौशल को आप बढ़ा सकते हैं। टीचिंग एटीट्यूड क्या है कि ऐसा एटीट्यूड जो पढ़ाई के प्रति है, जो शिक्षा के प्रति है, जो शिक्षण प्रक्रिया के प्रति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक के व्यवहार में 3 मुख्य बातें शामिल होती है। एक ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, भावनात्मक पक्ष, इमोशनल एस्पेक्ट, मनोयोगात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर एस्पेक्ट। ठीक है, तो शिक्षक का व्यवहार 3 मुख्य बातें शामिल होती है। इसमें क्या आएगा कि शिक्षक की सोच और समझ कैसी है ज्ञानात्मक पक्ष में, यानी कि ज्ञान से रिलेटेड, संज्ञान से रिलेटेड, कि शिक्षक की सोचने की कैपेसिटी क्या है, समझने की कैपेसिटी क्या है, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं। भावनात्मक पक्ष इमोशन से जुड़ा हुआ रहेगा, वह अपने विद्यार्थियों और शिक्षा प्रणाली के प्रति कैसा महसूस करते हैं। मनोयोगात्मक पक्ष क्या होगा, वह व्यवहार में अपने विचारों को कैसे लागू करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 पक्ष आपको देखने को मिलेगा शिक्षक के व्यवहार में। तीनों का नाम याद रखिएगा। आगे है आपका सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि वही बात हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड या फिर दृष्टिकोण कह सकते हैं। शिक्षक की अभिवृत्ति अलग अलग परिस्थितियों में सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। सकारात्मक अभिवृत्ति का मतलब सेम चीज वही जो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे अब शिक्षण आ चुका था। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति तो शिक्षण से जुड़ा हुआ होगा, वैसा एटीट्यूड जो आपका शिक्षण से जुड़ा हुआ रहेगा और जो पॉजिटिव बातों को कहेगा। अगर शिक्षक अपने विद्यार्थियों, अभिभावकों और सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण और प्रेरणादायक व्यवहार रखता है तो यह एक अच्छी शिक्षण अभिवृत्ति मानी जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव बात आपको देखने को मिला। अगर शिक्षक अपने विद्यार्थी, अभिभावक और सहकर्मी, ठीक है, उनके साथ जो काम करते हैं के साथ अगर सहयोगपूर्ण और प्रेरणादायक व्यवहार को रखता है तो यह अच्छी शिक्षण अभिवृत्ति मानी जाएगी, यानी कि अच्छा जो है वो यहाँ पे टीचिंग एटीट्यूड माना जाएगा। नकारात्मक अभिवृत्ति क्या है कि अगर शिक्षक पढ़ाने में रुचि नहीं लेता या विद्यार्थियों से अच्छे संबंध नहीं रखता तो यह नकारात्मक अभिवृत्ति मानी जाएगी। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, सकारात्मक एटीट्यूड एंड नकारात्मक एटीट्यूड। ठीक है, आगे है आपका प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्शन मेथड। यह एक मेथड है, एक तरीका है जिसके मदद से हम लोग एटीट्यूड को मापते हैं। इस विधि से यह समझा जाता है कि किसी शिक्षक या शिक्षार्थी के शिक्षण के प्रति क्या सोच और झुकाव है। तो देखिए, इसी चीज को तो हम लोग एटीट्यूड कहते हैं कि किसी शिक्षक या शिक्षार्थी के शिक्षण के प्रति क्या सोच और झुकाव है, इसी को हम लोग एटीट्यूड कहेंगे एंड टीचिंग एटीट्यूड कह सकते हैं। एंड इसी को मापन जो आप प्रोजेक्शन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन मेथड से आप टीचिंग एटीट्यूड का मापन जो है वो किया जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया यहाँ पे टीचिंग एटीट्यूड से संबंधित, तो उसका निष्कर्ष देख लीजिए, आपको यहाँ पे चंद लाइनों में जो है वो समझ में आ जाएगी। शिक्षण अभिवृत्ति एक शिक्षक के व्यवहार, सोच और पढ़ाने के तरीके से जुड़ा होता है। टीचिंग जो एटीट्यूड होता है वो आपका एक शिक्षक के बिहेवियर, उसका थिंकिंग और टीचिंग जो स्टाइल है, पढ़ाने के तरीके से जुड़ी होती है। यदि शिक्षक सकारात्मक सोच रखता है, सहयोगी होता है और विद्यार्थियों की मदद करता है तो उसकी शिक्षण अभिवृत्ति प्रभावी मानी जाएगी, यानी कि इफेक्टिव मानी जाएगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होती है। तो कुल मिलाजुला के बात किया जाए तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कि आपका टीचिंग एटीट्यूड क्या होता है, शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण आपका है वही आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब लास्ट आपका टॉपिक है, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे ताकि अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ा उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। देखिए, दोनों को यहाँ पे एक साथ लिखा गया है एंड दोनों का यहाँ पे जो है वो समान उद्देश्य होते हैं। जैसे कि पहला है आपका शिक्षा और शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाना। टीचिंग एटीट्यूड कह लीजिए या फिर एप्टीट्यूड कह लीजिए, दोनों का यही उद्देश्य होता है कि शिक्षा और शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको इफेक्टिव बनाना, प्रभावी बनाना, ताकि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो अच्छे से आसानी से समझ में आए।
दूसरा है छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना, ये तो होना ही चाहिए। शिक्षक और छात्र के बीच अच्छा संबंध होना। शिक्षण विधियों को वैज्ञानिक और आकर्षक बनाना, यानी कि अच्छे टीचिंग मेथड का उपयोग करना। छात्रों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सोचने की क्षमता बढ़ाना, क्रिएटिविटी बढ़ाने की बात हमेशा कही जाती है। एक टीचर का ये जिम्मेदारी होता है कि वो बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाए, ठीक है, उसकी जो रचनात्मकता वाली जो सोच है उस चीज़ को बढ़ाए, उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाना। इसके अलावा मानवीय मूल्यों और सक्रियता को प्रोत्साहित करना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सवालों का, ताकि अभी तक आपने जितना भी चीज़ें पढ़ी वो सभी चीज़ें आसानी से रिवीजन हो सके, ठीक है। पहला सवाल है आपका, एटीट्यूड का क्या अर्थ है, अभिवृत्ति का क्या अर्थ है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति हमारी सोच और प्रतिक्रिया, ठीक है। ये आपका एटीट्यूड को मैंने यही वाला डिफाइन किया था, ये आपका सही हो जाएगा। किसी वस्तु को खरीदने की प्रवृत्ति, बिल्कुल गलत बात है, केवल नकारात्मक सोच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति या सोच के प्रति कैसा हम अपनी सोच को रखते हैं, कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कैसा प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है, वही आपका एटीट्यूड कहलाएगा। अगला सवाल है, अल्पोर्ट के अनुसार अभिवृत्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो अल्पोर्ट के अनुसार अभिवृत्ति के 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पसंद करता है और उसके प्रति अच्छा महसूस करता है तो इसे क्या कहते हैं। बहुत आसान सवाल है, सकारात्मक अभिवृत्ति यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। ब्रीट के अनुसार अभिवृत्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो ब्रीट के अनुसार 2 प्रकार मैंने आपको बताया था, एक जनरल एटीट्यूड और दूसरा जो था आपका स्पेसिफिक एटीट्यूड, यानी कि सामान्य अभिवृत्ति और विशिष्ट अभिवृत्ति, ठीक है। विशिष्ट अभिवृत्ति का उदाहरण क्या हो सकता है। मौसम ठंडा है तो ये तो आपका सामान्य अभिवृत्ति हो जाएगा ना। सूरज पूर्व से उगता है, सामान्य अभिवृत्ति हो है। पानी गीला होता है, सामान्य अभिवृत्ति है। शिक्षा के प्रति सम्मान, ये आपका एक विशिष्ट अभिवृत्ति है, यानी कि किसी खास व्यक्ति के प्रति आप जो है अपना एटीट्यूड को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से घृणा करता है और उससे दूरी बनाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं, सामान्य अभिवृत्ति होगा नहीं, भावात्मक होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, निषेधात्मक यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब किसी चीज के प्रति हमारा नजरिया सामान्य रूप से व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य रूप से। तो सामान्य अभिवृत्ति, जैसे कि बारिश को देखकर जो बच्चा यहाँ पे सोचता है, ठीक है, सामान्य अभिवृत्ति आपका हो जाएगा। सूर्य पूरब से उगता है, अभी जस्ट मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, तो ये आपका जनरल एटीट्यूड के अंतर्गत आ जाएगा। सकारात्मक अभिवृत्ति का दूसरा नाम क्या है। तो सकारात्मक अभिवृत्ति का दूसरा नाम भावात्मक अभिवृत्ति, ठीक है। भावात्मक अभिवृत्ति आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब कोई व्यक्ति किसी विचार को अपनाता है और उसमें रुचि रखता है तो वह किस प्रकार की अभिवृत्ति होगी। किसी विचार को अपना रहा है और उसमें रुचि देखने को मिल रही है तो ये आपका पॉजिटिव के अंतर्गत आ जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि भावात्मक अभिवृत्ति। चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव नाम नहीं दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, तो उसी का तो दूसरा नाम आपका भावात्मक अभिवृत्ति है ना। आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल पर विश्वास नहीं करता और उससे दूर रहना चाहता है तो यह किस प्रकार की अभिवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे विश्वास नहीं किया जा रहा है और दूर रहने की बात कही जा रही है तो ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता सही है। अभिवृत्ति जन्मजात होती है, अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती। इसके बारे में तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अभिवृत्ति सीखी जा सकती है, बहुत सही बात है, अच्छी बात है, सीखी जाती है, ठीक है। अभिवृत्ति कभी नहीं बदलती है भाई, मैंने तो आपको बताया था, अस्थायी भी होती है, अस्थायी भी होती है। अभिवृत्ति का व्यवहार से कोई संबंध नहीं होता, गलत बात है, होता है। आपका व्यवहार को यहाँ पे एक दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। तो 11 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिवृत्ति आपका अर्जित होता है, सीखा हुआ होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभिवृत्तियां केवल अस्थायी होती, केवल अस्थायी गलत, अस्थायी और अस्थायी दोनों होती है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया।
अभिवृत्तियां केवल अस्थायी होती है, गलत। केवल शब्द, टेक वर्ड में मैंने आपको बता ही दिया था कि जहां कहीं भी आपको केवल शब्द दिखाई दे काट दीजिएगा, ठीक है। अभिवृत्तियां अस्थायी और अस्थायी दोनों हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों होती है। अभिवृत्तियां कभी परिवर्तन नहीं होती है, गलत बात है। अभिवृत्तियां परिवर्तन होती है, टाइम के साथ चेंजेस परिवर्तन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अभिवृत्ति का मुख्य कार्य क्या है? केवल सोच को प्रभावित करना, केवल भावनाओं को प्रभावित करना, व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करना, बिल्कुल सही बात। व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है, किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन क्यों आता है? किसी व्यक्ति की जो एटीट्यूड है उसमें चेंजिंग क्यों देखने को मिलता है? तो अनुवांशिक के कारण नहीं। एटीट्यूड आपका जन्मजात नहीं होता है, तो जन्मजात नहीं होता है तो अनुवांशिक तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। बाहरी अनुभव और सामाजिक परिवेश के कारण, बिल्कुल सही बात है। बाहरी परिवेश, अनुभव और सामाजिक परिवेश के कारण आपका जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति जो है किसी गरीब की मदद कर रहा था, तो जब कोई ये चीज आपका कोई तीसरा व्यक्ति देखा तो वो भी यहाँ पे इस चीज को देखने के बाद समझ गया कि हमें जो है वो एक गरीब की मदद करना चाहिए। तो ये कहाँ पे डिपेंड किया? बाहरी परिवेश में, सामाजिक परिवेश में, ठीक है। बाहरी अनुभव से वो चीज सीखा, तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। जन्मजात प्रवृत्तियों के कारण, जन्मजात तो होता नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता है या संवेगों एवं भावनाओं से प्रभावित होती है? बिल्कुल सही बात है। यह जन्मजात होती है? नहीं, जन्मजात नहीं होती है। यह कभी परिवर्तित नहीं होती, यह भी गलत बात है, होती है। इसका व्यक्ति के व्यवहार से कोई संबंध नहीं होता, गलत बात है, होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इमोशनल से कनेक्टेड होता है। आगे है, अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अनुवांशिक, गलत बात है। सामाजिक परिवेश और अनुभव, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केवल वर्ड आपका गलत हो जाएगा, जलवायु गलत। अगला है, यदि किसी छात्र की गणित में रुचि है और वह इसे आसान मानता है, गणित में रुचि है और वह उसे आसान मानता है, तो यह किस विशेषता को दर्शाएगा? तो यह आपका प्रेरणात्मकता विशेषता को दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेरणात्मकता जो यहाँ पे है इस विशेषता को दिखाई देगा, क्योंकि उनको, उस बच्चा को जब गणित के प्रति रुचि है और उसको आसान मानता है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज के प्रति मोटिवेट है पहले से, उसमें इंटरनल मोटिवेशन देखने को मिलेगा। कोई बाहरी व्यक्ति को उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम गणित पढ़ो, ठीक है। वो अंदर से जो है मोटिवेट है पहले से उस चीज के प्रति, तो ये आपका प्रेरणात्मकता जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। अनुकूलनशीलता का क्या अर्थ है? तो बदलाव जो देखने को मिलता है यहाँ पे समाज के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढालना, अनुकूल करना। तो व्यक्ति अपने अभिवृत्ति को बदलने में असमर्थ होता है, गलत, असमर्थ नहीं। अनुकूलनशीलता में तो बदलाव देखने को मिलता है। व्यक्ति समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी अभिवृत्ति बदल सकता है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति जो है वो टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ अपनी जो एटीट्यूड है उसको बदल सकता है, उसी को हम लोग अनुकूलनशीलता कहते हैं, एडेप्टेशन जो है वो के नाम से जानते हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, जब कोई व्यक्ति बाह्य परिवेश और घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, तो यह किस अभिवृत्ति के विशेषता को दर्शाता है? तो इसी को हम लोग संवेदनशीलता के नाम से जानते हैं। सेंसिटिव वाला केस मैंने आपको बताया था। जब कोई व्यक्ति बाह्य परिवेश की घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, तो यह किस अभिवृत्ति की विशेषता को दर्शाएगा? संवेदनशीलता को। आगे है, शिक्षण अभिवृत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचिंग एटीट्यूड, जो अभी मैंने आपको बताया था। टीचिंग एटीट्यूड का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसा ही गलत हो जाएगा, टेगवर्ड्स की हेल्प से आप काट सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टीचिंग एटीट्यूड का यही जो है आपका यहाँ पे उद्देश्य होता है। आगे है आपका, शिक्षण अभिवृत्ति किन घटकों से प्रभावित होती है? टीचिंग एटीट्यूड कौन कौन से घटक से प्रभावित होता है? केवल शिक्षक की शैक्षिक योग्यता से, शिक्षक के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोयोगात्मक पक्षों से, बिल्कुल सही बात है। तीनों के बारे में जिक्र किया था मैंने। केवल विद्यार्थियों की संख्या से, केवल पाठ्यक्रमों की संख्या से। तो बेटर जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी डी तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा।
एक शिक्षक की सकारात्मक अभिवृत्ति किसे प्रभावित करती है? तो देखिए, एक टीचर का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो सभी चीज़ों को यहाँ पे इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। पूरी शिक्षण प्रक्रिया को, पूरा जो आपका टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उस चीज़ को इफेक्ट करेगा। ठीक है, केवल विद्यार्थी केवल शब्द जहाँ जहाँ आए वो काट सकते हैं आप, ऐसे ही तीनों में आए हैं वो आप काट दीजिएगा, जो बचा वो आपका जवाब। शिक्षण अभिवृत्ति को किस विधि द्वारा मापा जा सकता है? देखिए, टैगवर्ड जो बार बार हम बोल रहे हैं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट टैगवर्ड वाला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको टैगवर्ड टॉपिक के नाम से एक क्लास देखने को मिलेगा। यकीन मानिए ये आपका क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। शिक्षण अभिवृत्ति को किस विधि द्वारा मापा जा सकता है? व्याख्यान विधि, प्रेक्षेपण विधि का नाम मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्शन जो मेथड था। ठीक है, आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा तो और भी चीज़ों का मैंने जिक्र नहीं किया था, तो ये नाम आपसे आप परिचित होंगे। नकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति का प्रभाव क्या होता है? नेगेटिव टीचिंग एटीट्यूड का इफेक्ट क्या होता है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि, पॉजिटिव एटीट्यूड है। शिक्षा प्रणाली में गिरावट, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड का इफेक्ट है। शिक्षकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि, तो ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड का इफेक्ट है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे है, शिक्षण अभिवृत्ति का शिक्षा प्रणाली में क्या योगदान होता है? टीचिंग एटीट्यूड का जो है शिक्षा प्रणाली में क्या योगदान होता है? केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, गलत बात। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को सख्त अनुशासन, जहां कहीं भी आपका कठोर डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, गलत। विद्यार्थियों के वेतन में वृद्धि, गलत। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनता है और हल करता है, ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है? यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से अच्छे से सुनता है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? सकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति कहलाएगा, यानी कि पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो आपका ऐसा ही नकारात्मक, कठोर, अनुशासन यानी कि नेगेटिव वर्ड दे रखा है। चलिए, आज के क्लास का आपका सेकेंड लास्ट सवाल है, प्रश्न संख्या 26 और 27। ये दो प्रश्न हैं, आपको इसका जवाब स्वयं देना है कमेंट सेक्शन में। आपको आज का क्लास कैसे समझ में आया, कितना समझ में आया, तो इस चीज को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका जवाब देकर। ठीक है, इसका आंसर देखिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको आज का क्लास कितना समझ में आया। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, शिक्षण अभिवृत्ति का निर्धारण किन तत्वों से होता है? शिक्षक की शिक्षा और अनुभव से, समाज और संस्कृति से, शिक्षक के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से, उपरोक्त सभी। तो आपको जब इसका जवाब देना है 26 का, और लास्ट क्वेश्चन है आपके आज के टॉपिक का 27। एक प्रभावी शिक्षण अभिवृत्ति वाले शिक्षक की पहचान क्या होती है? केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने की प्रवृत्ति, विद्यार्थियों में जिज्ञासा और रचनात्मकता विकसित करना, केवल पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करना, केवल अनुशासन बनाए रखना। तो आपको जितना भी चीजें पढ़ाई गई अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्रश्न संख्या 26 और 27 का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपका होमवर्क का सवाल हो गया। ठीक है, और कैसा लगा आपको आज का क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग क्लास में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से अभी आप जो है वो सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है।